पे गैस निकलेगा और हम लोग को कौन सा साउंड सुनाई देगा, फर्स्ट साउंड सुनाई देगा। तो इस चीज का तुम लोग ध्यान रखना। तो ये चीज हम तुम लोग को कल तक पढ़ाए थे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पहले तुम लोग को ये वाले बुक से बता देते, उसके बाद फिर वहां पे बताएंगे। तो तुम लोग को यही बोले, बुक का तुम लोग को टेंशन लेने का काम नहीं है, तुम लोग का जो बुक है हम सारा चीज कवर कर देंगे, उससे तुम लोग को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखो हम लोग ये चीज पढ़े थे, सॉल्युबिलिटी कर्व। आज जो हम लोग को पढ़ना था वो पहला तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 14 है, यही क्वेश्चन छाप दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 सबसे इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, तुम लोग इसको ध्यान रखना। यहाँ पे जो दिया हुआ है यही क्वेश्चन आया था। बताओ मेरे को ऐसा सॉल्यूट का नाम, नेम ए सब्सटेंस हुज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस रैपिडली विद टेम्परेचर। तो रैपिडली विद टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या बताए थे, पोटेशियम नाइट्रेट बताए थे। तो ये वाला क्वेश्चन पूरा छाप दिया गया था और ये एग्जाम में आया भी था, तो ये ध्यान रखना तुम लोग। ये देखो यहाँ पे कल हम तुम लोग को हेनरीज लॉ बताए थे, यहाँ पे लिखा हुआ हेनरी लॉ है ना। तो ये सारा चीज तुम लोग को करना है। तो एक बार हम तुम लोग को पहले तो राज एफ दलाल वाले बुक पे ले चलते हैं, उससे पहले जहां पे हम लोग रोके थे वहां से स्टार्ट करेंगे। मेरे को तुषार भेजा था ना बुक का फोटो। हाँ भैया। ओके तुषार, एक मिनट खाली। कृष्णा तेरे को सुनाई पड़ रहा और आवाज ठीक से क्लियर है ना कृष्णा? हाँ ओके भैया। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले थे वो हम लोग इधर से स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है। कल तक हम तुम लोग को ये चीज बता दिए थे और तुम लोग को बोले थे हेनरी लॉ इंपॉर्टेंट है, दिस इज हेनरी लॉ। तुम लोग को ये याद करना था, तुम लोग के दोनों के बुक में दिया हुआ है, जो अपने अपने बुक से याद करो। हेनरी लॉ क्या बताया था, एट एनी गिवन टेम्परेचर, इसका मतलब टेम्परेचर को क्या किया गया है, फिक्स कर दिया गया। द मास ऑफ अ गिवन गैस डिसॉल्व्ड बाय अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब वहां पे जो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड बाय अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। और हम लोग प्रेशर जो लगाएंगे वो कहाँ पे लगाएंगे, सरफेस ऑफ लिक्विड में लगा पाएंगे। अब तुम लोग यहाँ पे देखो फिर क्या बोलता है। आज हम लोग किस फैक्टर पे बात करने वाले हैं, टेम्परेचर के। तो तुम लोग अपने अपने बुक में पहला तो यह कॉपी में लिख लो, ठीक है, टेम्परेचर का और सॉल्युबिलिटी का कैसे रिलेशन है। हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ किसका बात कर रहे हैं, गैस का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, गैस का। तो भैया आज क्या पढ़ने वाले हम लोग, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस टेम्परेचर से क्या रोल है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, टेम्परेचर। इसका मतलब तुम लोग देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पहला बात ये बताओ भैया। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 1 बाई टेम्परेचर होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 बाई टेम्परेचर। तो इसका मतलब है कि भैया अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं गैस का, ठीक है, गैस का कि पानी का अगर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तुमको बताते, तुम लोग सुनता होगा कि समुद्र में जो जानवर सब रहता है वो लोग मर रहा है, क्यों, क्योंकि फैक्ट्री का गर्म पानी क्या होता है, समुद्र में निकलता है। तो फैक्ट्री का अगर गर्म पानी समुद्र में निकलेगा तो देखो भैया पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटेगा तो ऑक्सीजन स्केप कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी से स्केप कर जाएगा, मछली सांस नहीं ले पाएगी, प्लांट खाना नहीं बना पाएगा, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये हुआ कि गर्म पानी को फैक्ट्री से क्यों डिस्चार्ज पानी नहीं करना चाहिए डायरेक्टली इनटू दी वाटर बॉडीज। तो तुमको बताना पड़ेगा बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बस सॉरी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है भैया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना। क्या बताए, ये फैक्टर लिख लो तुम लोग, अपने अपने बुक में भी नोट कर लो या कॉपी में लिख रहे हो तो लिख लो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दूसरा इसका गिव रीजनिंग का क्वेश्चन क्या वो बताते हैं। तुम लोग को ये बात पता होगा, हम लोग सब बॉइल्ड वाटर पिए होंगे, कभी बॉइल्ड वाटर और कभी नॉर्मल वाटर अलग अलग अब पी के एक बार देखना, तुमको दोनों का टेस्ट में अंतर लगेगा। बॉयल वाटर जब पीते हैं तो बॉयल वाटर का टेस्ट कैसा रहता है, फ्लैट रहता है, मतलब टेस्टलेस लगता है। बॉयल वाटर क्या लगता है, टेस्टलेस। तो हम तुम लोग को बताए थे पहला ही दिन, मेरे को कौन बच्चा बता सकता है क्या पानी का कोई टेस्ट होता है, तो बोले थे नहीं। लेकिन नल का पानी जो होता है उसका टेस्ट रहता है। तो वो नल के पानी का जो टेस्ट है उसका कारण क्या है बताओ।
impurities, वेरी गुड impurities. भैया, उसमें डिजॉल्व Gases. इम्प्यूरिटीज रहता है Gases. और क्या रहता है, गैसेस रहता है। इस कारण से उसमें क्या आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। अगर भैया हम पानी को गर्म कर देते हैं तो वो फ्लैट फील, टेस्ट कैसा करता है, फ्लैट। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैट, मतलब टेस्टलेस फील करते हैं। कारण क्या है उसका, भैया जब पानी को आप बॉयल किए तो उसमें जितना भी डिजॉल्व गैसेस, क्या लिखोगे, डिजॉल्व गैसेस था, वो सारा क्या हो जाएगा, स्केप कर जाएगा। वो सारा क्या कर जाएगा, स्केप। जब हम इसको नीचे से हीट करेंगे तो सारा गैसेस क्या हो जाएगा, स्केप कर जाएगा। क्यों, तो इसका रीजन भी लिखना है, बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बस इतना सा। साइंस इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स, ठीक है, वहां पे कोई कहानी नहीं चलेगा। जो आंसर जानता है उसको फुल मार्क्स मिलेगा और इधर उधर कुछ नहीं। तुमको सीधा सा एक लाइन लिखना था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, सॉल्युबिलिटी भी नहीं, solubility of gas is inversely proportional to temperature। इस क्या बता रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। भैया हम गैस का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ा दिए पानी का तो सारा गैस उड़ गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि भैया टेम्परेचर बढ़ाए तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, घट गया, जिसके कारण से सारा जो डिजॉल्व गैसेस था वो उड़ गया। अब मेरे को जो पानी टेस्ट करेंगे, ये पानी पी के देखेंगे तो हमको वो कैसा लगेगा, टेस्टलेस लगेगा, क्योंकि जितना आपका पानी में गैसेस था वो क्या हो गया, उड़ गया। तो यही चीज बताए। चलो अब इसका यही क्वेश्चंस पढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग इसको। तो पहला ये चीज तुम लोग देख लो, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाए तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो गया, घट गया। सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो गया, घट गया। अब यहाँ पे तुम लोग देखो आगे क्या बता रहा है। ऑन बॉइलिंग वाटर लूजेज इट्स टेस्ट, ठीक है, बॉयल करने पे पानी का टेस्ट क्या हो जाता है, लूज कर जाता है। वाटर कंटेन्स सॉल्युबल गैसेज, वाटर में कैसा गैस होता है, सॉल्युबल गैसेज होता है। अब हम तुमको एक चीज बता देते, सारा गैस पानी में नहीं घुलता है, कुछ घुलता है, कुछ ज्यादा घुलता है और कुछ कम घुलता है। घुलता है लेकिन क्या होता है, कम घुलता है। तो कल हमसे कोई बच्चा पूछा था, हाँ राजनिया पूछ रही थी, स्पैरिंगली का मतलब क्या होता है। तो अब हम तुमको बताते, स्पैरिंगली मतलब बहुत कम, ठीक है। तुम लोग ये सब वर्ड के क्लोज आओगे, अभी यहाँ पे बताया जाएगा कि स्पैरिंगली आया, फिर क्या आ जाता है तुम्हारा, इसमें आता है तुम्हारा स्पैरिंगली, स्लाइटली आता है, ठीक है। तो ये सब जो हो गया इसका मतलब क्या हुआ, बहुत कम घुलता है, बहुत ही क्या होता है, कम घुलता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलता है, ठीक है। तुम लोग को पता है ये अगर नहीं घुलता तो क्या मछली सांस ले पाती, क्या प्लांट खाना बना पाता, नहीं बना पाता, क्योंकि प्लांट को भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और मछली को ऑक्सीजन चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखना। तो वही बताए, टेम्परेचर बढ़ रहा है, देख ले, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका मतलब टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी में कैसा रिलेशन आ रहा है, इनवर्सली रिलेशन आ रहा है। तो तुम लोग सब जानते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो तुम लोग ये नोट कर लेना, टेम्परेचर इज डायरेक्टली नहीं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। यहाँ पे लिख लेना सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, ये चीज नोट कर लेना तुम लोग, ये जरूरी है और आना ही आना है क्वेश्चन। ये हम फिर बोल देते हैं तुम लोग को, ये क्वेश्चन आएगा इस बार एग्जाम में तुम लोग को। अब इसके बाद देखो फिर क्या बता रहे हैं, लिखता है वाटर कंटेन सॉल्युबल गैसेस विच कंट्रीब्यूट टू टेस्ट ऑफ वाटर। देखो यहाँ पे ये बात है, ऑन बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेस, ठीक है। अब भैया बॉयल करेंगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, तुम लोग सब जानते हो, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देयर बाय द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिसॉल्व गैसेस डिक्रीजेस। अंडरलाइन करो तुम लोग ये चीज को, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है क्या हो गया, डिक्रीजेस हो गया। एंड द डिसॉल्व गैसेस आर एक्सपेल्ड आउट, और जो डिसॉल्व गैसेस था वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो फिर क्या बताता है, इफ दी अबव वाटर इज वंस अगेन सेकन विथ एयर, फिर से ये पानी को निकाल के हम एयर के साथ क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, सेक कर देते हैं। द वाटर गेट्स बैक इट टेस्ट, भैया पानी का वापस से टेस्ट आ गया। तो तुमको यहाँ पे ये सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड वाला ध्यान रखना है, पहला और तीसरा का कोई काम नहीं है। अब आया गैसेज आर मोर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर देन इन वाटर एट हाई टेम्परेचर। तो सीधा सा बात है भैया, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। कोल्ड वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, कम। तो एक चीज देखो, अब आया तुम लोग से हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बताओ भैया, चीनी किसमें ज्यादा जल्दी घुलता है, गर्म दूध में कि ठंडे दूध में। गरम तो दूध। हम लोग पढ़े, हम लोग ये समझे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। सॉलिड का क्या है, डायरेक्टली। लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो क्या है भैया, 1 टेम्परेचर, दैट इज वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भैया चीनी जल्दी घुलता है लेकिन गैस क्या होगा, देरी से घुलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, दोनों का जो है सेम रिलेशन नहीं है, एक का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉलिड के केस में, और यहाँ पे गैसेस के केस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो भूलना मत इस चीज को। तो अब तुम लोग देखो, इसीलिए थम्स अप, कोको कोला, जो सब ये कंपनीज है, ये लोग क्या करता है, चिल्ड ठंडा, ठीक है। उसका जो टेस्ट भी आता है वो कब आता है, जब वो एकदम चिल्ड रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना तुम लोग। गैसेज आर मोर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर देन इन वाटर एट हाई टेम्परेचर। सोडा कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर अंडर प्रेशर।
व्हेन सोडा बॉटल केप्ट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इज ओपन, ठीक है, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो ध्यान से देखना इसमें क्या होगा, द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस कंपेयर टू सिमिलर चिल्ड सोडा बॉटल। तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा क्यों, तो यही चीज बताए, तुम लोग पिज्जा क्या नाम है डोमिनोज जाते हो, एकदम चिल्ड कोको कोला देता है, तो उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज्यादा घुला हुआ है। लेकिन अगर हम उसको ठंडा कर देंगे, गर्म कर देंगे, धूप में पड़ा रहेगा, उसका टेस्ट बहुत बेकार हो जाएगा। क्यों भैया, उसमें तुम्हारा गैसेस जो होता है वो क्या कर जाता है, स्केप आउट कर जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना तुम लोग। अब यहाँ पे देखो फिर क्या बोलता है, दस एट लोअर टेम्परेचर द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज मोर कंपेयर टू हायर टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज करता है, वो देखो, तो तुम लोग को यहाँ पे दो क्वेश्चन बताए, एक क्वेश्चन नहीं है वो भी बताएं कि क्यों गर्म पानी फैक्ट्री से डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि भैया अगर गर्म पानी को हम डिस्चार्ज करेंगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, सारा गैस क्या हो जाएगा, स्केप कर जाएगा, और मछली और पेड़ पौधा जो फाइटोप्लैंक्टन है वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आया कि बताओ वाटर टेस्ट फ्लैट क्यों टेस्ट करता है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है इसका, वाटर फील्स फ्लैट वाई, तो इसका आंसर हम तुमको बता दिए, बॉइलिंग वाटर करने से क्या हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज सुनो ध्यान से, लास्ट में देखो जो ये डिब्बा लेके क्या है, ऑक्सीजन इन मोर, तुम लोग को पता होना चाहिए एयर का जो ऑक्सीजन पाया जाता है, एयर कितना परसेंट पाया जाता है, 21%। नाइट्रोजन में ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है 21% और नाइट्रोजन कितना पाया जाता है 78%। लेकिन कंपैरेटिव तो अगर देखा जाए, ये एयर का बात कर रहे हैं, वाटर में तुम्हारा ऑक्सीजन जो है वो कितना परसेंट पाया जाता है, 32% पाया जाता है, कितना परसेंट पाया जाता है, और नाइट्रोजन जो है वो कितना परसेंट पाया जाता है, 67 या 68%, मान लो जो मानना मानो। तो ऐसा क्यों हुआ, तो अब कौन इसका आंसर हमको बताएगा, कोई बच्चा ट्राई करो, गलत होगा भैया, एयर में ऑक्सीजन का क्योंकि मात्रा ज्यादा है। पानी में गैसेस घुल जाता है ज्यादा। वेरी गुड, एकदम सही बताया तुषार, क्योंकि भैया पानी में गैसेस घुल जाता है, गैसेस घुल जाता है, ये नहीं होगा तुषार, क्योंकि भैया पानी में ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल देन नाइट्रोजन, पानी में ऑक्सीजन जो है वो क्या है, मोर सॉल्युबल देन नाइट्रोजन। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुषार नाइट्रोजन को भी घुलना चाहिए था, नाइट्रोजन भी गैस है, लेकिन हाँ भैया घुल रहा है, लेकिन पानी में कौन ज्यादा सॉल्युबल है, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो इसका आंसर होगा मोर प्रिसाइज, ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन नाइट्रोजन, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इसका ये आंसर है। हेंस डिसॉल्व्ड एयर इन वाटर कंटेन्स अ हायर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देन ऑर्डिनरी एयर। तो ध्यान दे भैया, ऑर्डिनरी एयर में कितना परसेंट है, 21%, लेकिन पानी में ऑक्सीजन कितना पाया जा रहा है, नाइट्रोजन 67 का है, 32%। हाँ, किसी को कोई डाउट, नाइट्रोजन तब 67% क्यों लिखा है, फिर से पूछ, नहीं सुन पाए केशव, नाइट्रोजन तब 67% क्यों लिखे है जब ऑक्सीजन मोर सॉल्युबल है तो। अरे इधर तुम देखो ना, तो गैस तो तुम्हारा हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, मान लो नाइट्रोजन 67% है और ऑक्सीजन 32% ही ना होगा, फिर 1% अदर गैसेस हो जाएगा, समझा। हाँ भैया, ओके। अब तो ये जो चीज था आज का, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए वो बस यही है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। भैया टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये चीज का तुम लोग को ध्यान रखना है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओके, अब हम लोग दूसरे टॉपिक में शिफ्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, चलो देखो। सत्यम, तुमको मेरा आवाज आ रहा है? सत्यम गुप्ता, सत्यम गुप्ता, आवाज आ रहा है मेरा तुमको? सत्यम गुप्ता, मेरा आवाज आ रहा है? चलो ये बोलेगा नहीं। अब चलो यहाँ पे देखो फिर क्या बताता है, क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो हम लोग कल का क्लास में पढ़े थे क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो हम तुमको बताए भी थे कि हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे व्हाट इज क्रिस्टल्स, ये समझना। हम लोग क्या किए थे, एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ले लिए थे, ठीक है। क्या ले लिए थे, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को लिए थे, और क्या बोले थे कि इसको अचानक से ठंडा करो, इसको अचानक से क्या करो, ठंडा करो। तो ऑन कूलिंग क्या पाएंगे
कि यहाँ पे ऊपर के सरफेस में टाइनी टाइनी क्या होगा, क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होगा। क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, क्रिस्टल्स का। तो तुमको ये चीज हम बोले भी थे कि ये आएगा बाद में, तब तुम लोग को अच्छे से और बताएंगे। तो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन कब होता है, जब हम लोग कोई हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को धीरे धीरे करके क्या करते हैं, अचानक से सॉरी क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो वो क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करता है। एंड दी प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बुलाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बुलाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना तुम लोग। अब हम तुम लोग को पहले क्रिस्टल्स का डेफिनेशन बताएंगे, उसके अलग अलग डिफरेंट शेप्स बताएंगे, तो तुम लोग ध्यान से सुन खाली। अब यहाँ पे देखो, when a hot saturated solution is cooled, the excess solid is generally, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, thrown out in the form of particles having a definite geometric shape। ठीक है, जिसका शेप क्या होता है, डेफिनिट होता है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हैं अलग अलग शेप का है। जैसे तुम्हारा चीनी जो है, चीनी शुगर, शुगर को कभी ध्यान से देखना तो शुगर का मॉलिक्यूल जो होता है क्यूबिकल शेप का होता है, जो तुमको आगे दिखा दे रहा है। Crystals are homogeneous solid arranged symmetrically and are bounded by plane surface meeting at sharp edges, ठीक है, a definite angle to one another and have a regular definite shape। तो ये अगर ध्यान दोगे तो मैथ्स का डेफिनेशन हो गया भैया। यहाँ पे क्या बता रहा है, ये डेफिनिट एंगल पे मीट करता है, डेफिनिट शेप होता है इसका, और यही चीज बता रहा है। तो यहाँ पे यही बताया, और कुछ है भी नहीं। अगर क्रिस्टल्स का डेफिनेशन पूछेगा तो तुम लोग को यहाँ पे यही लिखना है कि व्हेन ए हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड, द एक्सेस सॉलिड इज जनरली थ्रोन आउट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स हैविंग ए डिफरेंट डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, and they are known as crystals, और उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, क्रिस्टल्स बुलाते हैं। इस पार्टिकल्स को क्रिस्टल्स बुलाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। खत्म हो गया। अब तुम देख अलग अलग शेप क्या है, क्यूबिकल है, रोम्बिक है, टेट्रागोनल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, हेक्सागोनल है। ये अलग अलग तुम लोग को शेप दिखाया है। ठीक है, तो तुमको शेप के बारे में कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन क्रिस्टल्स कैसे बना वो पूछेगा। तो इसका पहला पॉइंट तुम लोग को याद रखना है। अब आते हैं दूसरा लाइन पे, टॉपिक पे, क्रिस्टलाइजेशन। तो तुमको बता ही चुके हैं कि जब हम लोग हाँ बोलो राजन्या। भैया इस बुक में ना ये जो शेप है उसके बगल में एक एलिमेंट या कंपाउंड का भी नाम दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन आ सकता है? नहीं, ठीक है, वो बुक पे भी आएंगे, अभी रुक जा, पहले यहाँ पे देख। अब यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन के बारे में क्या बता रहा है सुनो। तो तुम लोग को कंडीशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तुम लोग के बुक में भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया है, ये कर लेना है क्योंकि ये आता है एग्जाम में। ध्यान से सुनना, हम इसको थोड़ा सा समझाते हैं पहले तुम लोग को, उसके बाद तुम लोग को तुम्हारे बुक जो कॉन्साइज वाला बुक है उस पर भी ले चलेंगे। अभी यहाँ पे देखो, द प्रोसेस बाय विच क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड और डिपॉजिटेड फ्रॉम ए हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन कूलिंग जेंटली। व्हाट डू यू मीन बाय जेंटली? जेंटली मतलब धीरे धीरे भैया। जब हम लोग उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो उससे क्या होता है, फिक्स डेफिनेट शेप का क्या होता है, पार्टिकल निकलता है। एंड द पार्टिकल इज नोन एज क्रिस्टल एंड द प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। तो अब आता है कंडीशन फॉर क्रिस्टलाइजेशन। तो पहला कंडीशन यही होना चाहिए कि सॉल्यूशन मेरा क्या होना चाहिए, हॉट सैचुरेटेड होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद हमको उसको धीरे धीरे क्या करना है, ठंडा करना है। तो कंडीशन फॉर क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो लिखता है यहाँ पे, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन शुड बी कूल्ड स्लोली फॉलोड बाय स्लो इवेपोरेशन ऑफ दी क्या है, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है तुम लोग को कि सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए। पहला कंडीशन हॉट होना चाहिए और उसको जेंटली हमको क्या करना है, कूल करना है। ये दो चीज ध्यान रखना। रैपिड कूलिंग से क्या दिक्कत है, चलो देखो ये चीज भैया, अगर जल्दी से ठंडा कर देंगे तो क्या दिक्कत होगा। तो रैपिड कूलिंग ऑफ अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एमरफस सॉलिड। यहाँ पे तुमको क्रिस्टल्स बन रहा है, और एमरफस का मतलब होता है पाउडरी स्टेट। कौन से स्टेट में बन जाएगा, पाउडरी स्टेट में। लेकिन क्रिस्टल्स जब धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो वो क्या बनाएगा, क्रिस्टल्स बनाएगा। तो तुमसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, देखो इसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है साइंस के पेपर में। तुमसे पूछेगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व when a hot saturated solution is cooled rapidly? So when a hot saturated solution is cooled rapidly, तो particle changes into amorphous state. What do you mean by amorphous state? तो भैया पार्टिकल जो है वो पाउडरी स्टेट में चेंज हो जाएगा। वो किस स्टेट में चेंज हो जाएगा, पाउडरी स्टेट में। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। बुरा बुलाते हैं इसको हिंदी में। amorphous solid do not have a regular geometric shape। तो देखो amorphous का मतलब क्या होता है, तुम बताओ, पाउडर का क्या कोई शेप होता है, नहीं। एंड आर नॉट वेल डिफाइंड, बस इतना सही बताया। लिखता है इवापोरेशन इनहांस कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ वेल डिफाइंड क्रिस्टल। तो वही चीज बताया, धीरे धीरे ठंडा करते हैं, ठीक है। जैसे फूंक मारना हुआ, तो उसको धीरे धीरे पहले आप क्या कीजिए, ठंडा करने के लिए, तो वहां पे धीरे धीरे उससे इवापोरेशन होगा। तो ये चीज 2 पॉइंट ध्यान रखना कि अगर हम लोग क्या करेंगे, जेंटली कूल करेंगे तो वो क्या बना लेता है, वो भैया क्रिस्टल्स बना लेता है। जेंटली कूल करने पे वो क्रिस्टल्स बना लेता है। और अगर हम लोग क्या करेंगे,
तेजी से ठंडा कर देंगे, ठीक है। अगर हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से मतलब तुरंत में ठंडा कर देंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो एमरफस स्टेट में चेंज हो जाएगा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एमरफस स्टेट? तो सीधा सा अगर डेफिनेशन बताना है तो जिसका नो डेफिनेट शेप होता है, या हम तुमको समझाने के लिए बता दिए, वो पाउडरी स्टेट में चेंज हो जाएगा। वो किस स्टेट में चेंज हो जाएगा? पाउडरी। अब हम तुम लोग को थोड़ा सा उस बुक में भी ले जाएंगे, लेकिन हमको थोड़ा सा ये एक और टॉपिक कंप्लीट करने दो, प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स। तो यहाँ पे यही चीज दिखाया है, ठीक है। तो तुम लोग को ये पढ़ो, हम तुमको बता चुके हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। ऐसे करके पानी है, इसको पहले गर्म कर दिए, हॉट सेचुरेटेड कर दिया, अब इसको अचानक से ठंडा करेंगे तो ये क्या बनाएगा, क्रिस्टल्स बनाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब इसके बाद पहले दूसरे पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो ये टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है। तो जब भैया क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, कुछ पानी जो है वो क्रिस्टल से जाके चिपक जाता है, कुछ पानी का मॉलिक्यूल जो है वो क्रिस्टल से जाके क्या हो जाता है, चिपक जाता है। हम तुमको बना के दिखा दिए। तो दिस वाटर मॉलिक्यूल जो इससे लूजली केमिकली कंबाइंड है, दिस वाटर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस वाटर मॉलिक्यूल आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग। तो अब इसका डेफिनेशन तुम लोग को बता रहे, चलो देखो। लिखता है द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सबसे पहला बात यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, फिक्स्ड है। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, फिक्स्ड है। द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल व्हिच व्हेन एंड व्हिच एंटर्स इनटू लूज केमिकली कॉम्बिनेशन विद द सब्सटेंस व्हेन द सब्सटेंस इज क्रिस्टलाइज। जब उसको भैया क्रिस्टल्स के फॉर्म में चेंज करते हैं, फ्रॉम इट्स हॉट सेचुरेटेड इज कॉल्ड वाटर मॉलिक्यूल। तो तुमको सीधा सा बात यहाँ पे यही बताया भैया, जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है, और उस क्रिस्टल के साथ अगर कोई पानी का मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाता है, लूजली केमिकली कंबाइन कर जाता है, तो उस डेफिनिट वाटर मॉलिक्यूल्स को ही हम लोग क्या बुलाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बुलाते हैं। बस यहाँ तक का इसका डेफिनेशन था। अब यहाँ पे बताए तो ये सबके साथ नहीं होता है, किसी में जुड़ता है किसी में नहीं जुड़ता है। तो जिसमें जुड़ता है तो उसको हम लोग फिर क्या बुलाते हैं, हाइड्रेटेड सब्सटेंस बुलाते हैं, उसको क्या बुलाते हैं, हाइड्रेटेड। और जिसमें पानी का मॉलिक्यूल नहीं जुड़ता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, एनहाइड्रस बुलाते हैं। तो तुम लोग देखो यहाँ पे, जैसे हम तुम लोग को बताए पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में, क्या चीज के बारे में बताए, पोटेशियम। क्रिस्टलाइजेशन में यहाँ पे क्या बना, KNO3 बना। तो जब KNO3 बना तो इसमें पानी का मॉलिक्यूल नहीं जुड़ा, तो ये भी आपका क्या है, सॉल्ट है भैया, लेकिन इसमें क्या है, इसमें पानी का मॉलिक्यूल नहीं जुड़ा, तो इसीलिए इसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या वर्ड, एनहाइड्रस पोटेशियम नाइट्रेट। क्या यूज करेंगे, एनहाइड्रस पोटेशियम नाइट्रेट। लेकिन मान लो यहाँ पे CuSO4 रहता, यहाँ पे क्या रहता, CuSO4 रहता, KNO3 की जगह क्या बनता, CuSO4 रहता, और इसमें पानी का मॉलिक्यूल जुड़ जाता, डेट 5H2O क्या हो जाता है, इसमें जुड़ जाता। तो दिस वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और अब हम लोग ये पूरे सब्सटेंस को क्या बुलाएंगे, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। इसको क्या बुलाएंगे, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो इतना सा सिंपल सा चीज है बस। जब भैया पानी का मॉलिक्यूल जुड़ जाता है तो हम लोग उसको हाइड्रस बुलाते हैं, और जब पानी का मॉलिक्यूल नहीं रहता है तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, कंपाउंड को एनहाइड्रस बुलाते हैं। तो एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमेशा जुड़ेगा, ये चीज का तुम लोग को ध्यान रखना है। तो ये चीज तुम लोग ध्यान रखना। तो अब देख यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, तुम लोग को यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये वाटर का टेस्ट है, लिख लो तो जरा सा अपने अपने बुक में, केमिकल टेस्ट फॉर वाटर, केमिकल टेस्ट फॉर वाटर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या टेस्ट होता है भैया, वो लाइम वाटर को मिल्की में चेंज करता है। तो पानी का क्या टेस्ट है, तो पानी का टेस्ट ये ध्यान रखना, पानी जो होता है ये एक्चुअल में उल्टा होगा, ठीक है, ये रिएक्शन जो है ये उल्टा होगा। CuSO4 जो है, ध्यान देना, ये किस कलर का होता है, CuSO4 होता है आपका किस कलर का, व्हाइट कलर का होता है भैया। जब पानी इसमें जुड़ जाता है, दैट इज 5H2 इसमें जुड़ जाता है, तो ये कंपाउंड बना लेता है CuSO4 डॉट 5H2O, डॉट क्या बना लेता है, 5H2O। तो तुम लोग देख, अब इसका कलर जो है ये किसमें चेंज हो जाता है भैया, ये हम लिख देते हैं ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो भैया पानी के प्रेजेंस में, जब पानी जब आ जाता है इसके कांटेक्ट में, ये व्हाइट कलर से किस कलर में चेंज हो गया, ब्लू कलर में। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को। अब यहाँ पे एक और चीज देख लो भैया, पहले ये एनहाइड्रस था, पहले ये क्या था, एनहाइड्रस, और अब ये क्या हो गया है, हाइड्रेटेड हो गया है। तुम लोग देखो केमिकल फॉर्मूला का नाम ही चेंज हो गया। CuSO4 भैया एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट था, और जब CuSO4 में पानी जुड़ गया तो वो क्या हो गया, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट हो गया। ये चीज ध्यान रखना भैया। यहाँ पे देखिए फिर दूसरा बात क्या है कि कॉपर सल्फेट जो है ये किस स्टेट में था, एमरफस स्टेट में था। किस स्टेट में था, एमरफस स्टेट में था। जब पानी का मॉलिक्यूल जुड़ गया तो ये क्रिस्टल्स बना लिया, ये क्या बना लिया, क्रिस्टल बना लिया। तो ये दोनों डिफरेंस भी तुम लोग को ध्यान रखना है। और ये चीज हम तुम लोग को बोले थे, ये जोसेफ के बुक में भी है, और कल तुम लोग को बोले थे कार्मल के बुक में भी याद करने, ये आएगा, ये टेबल सब बच्चा याद कर लेना। तुम लोग अगर चाहते हो 2 मार्क्स से लेके 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है, तुम लोग को याद करना है।
हम तुमको बताए थे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। जैसे हम पूछ लेंगे एक सॉल्ट का नाम बताओ, दैट इज डेकाहाइड्रेट, तो तुम लोग क्या लिखोगे इसका आंसर? ग्लोबर सॉल्ट लिखोगे। क्या लिख दोगे इसका आंसर? ग्लोबर सॉल्ट लिख दोगे। तो ये चीज ध्यान रखना। उसी तरह अगर बोलेंगे हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा मतलब कितना? हेप्टा का मतलब हो गया 7। हेप्टा का मतलब कितना हो गया? 7। तो जिसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल है तो बताओ कौन सा है? तो वो इप्सम सॉल्ट है भैया। तो सारा ऐसे करके याद कर। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2। कौन बच्चा मेरे को बताएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला भूल गया तुम लोग? CaSO4.12H2O। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। जो किसी का हड्डी उड्डी टूट जाता है तो हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, या मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। स्कल्पचर्स बनाना रहता है तो उससे भी ये बनता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब हम तुम लोग को अब तुम्हारे कॉन्साइज को से भी दिखा देते, ताकि तुम लोग ये नहीं बोलो कि भैया मेरे बुक में नहीं है। अभी भी बहुत बच्चा ज्वाइन नहीं किया हुआ है। ठीक है, 2-3 बच्चा तो बोला हमको भैया काम है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बोल। कोई भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम? ओके, अब यहाँ पे देखो, जो भी लिख रहा है वो मत करो, वापिस से बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो अब क्या बता रहा था, ये देख तुम लोग के बुक में भी सब चीज सेम चीज दिया हुआ है, तो टेंशन लेने का काम नहीं है। ठीक है, ओके। तो अभी हम तुम लोग को बताने वाले हैं ई फ्लोरोसेंस। ठीक है, तो ई फ्लोरोसेंस क्या होता है समझाते हैं तुम लोग को। अभी हम तुम लोग को 2 सब्सटेंस के बारे में बताएंगे, एक ई फ्लोरोसेंस और दूसरा क्या होता है? डेलिक्वेसेंस। तो ई फ्लोरोसेंस और डेलिक्वेसेंस क्या होता है उसको समझाने के लिए हम तुमको पहले डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। तब बच्चा भी अपने अपने रफ कॉपी एक रखा करो। ठीक है, तो तुमको याद करने में भी हम इजी करवा देंगे। साइड में अपना एक रफ कॉपी रखना। तो ई फ्लोरोसेंस सबसे पहला चीज क्या है, इसका डेफिनेशन, वो चीज हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख, ये देख बुक में इसमें अच्छे से दे रखा है। हम लोग के बुक में इधर उधर करके कंफ्यूज कर देगा। देख यहाँ पे बहुत अच्छे से एक चीज दिया हुआ है, ई फ्लोरोसेंस और डेलिक्वेसेंस के बीच में डेफिनेशंस। तो यहाँ पे ध्यान देना, पहला चीज जो जो बात बता रहे वो सब चीज को नोट करनी। ठीक है, कि हम क्या लिख रहे हैं, तो इससे इजी हो जाएगा याद करने पे। तो ई फ्लोरोसेंस सब्सटेंस जो होता है, पहला बात वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। वो क्या होता है? क्रिस्टलाइन और हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो अब तुम लोग मेरे को बताओ, अभी एक चीज बोल चुके तुम लोग को कि अगर हाइड्रेटेड रहेगा तो उसको क्या मिल जाएगा? सेप मिल जाएगा। उसको क्या मिल जाएगा? सेप मिल जाएगा। ये बात हम तुम लोग को बताए थे। अच्छा, अब तुम लोग पहले कनेक्ट करना, उसके बाद फिर हम बताएंगे। तो हम तुमको यहाँ पे अभी तक इतना ही चीज बता रहे कि अगर वाटर मॉलिक्यूल उससे जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है? हाइड्रेटेड हो जाता है। अब हाइड्रेटेड होने के कारण उसको एक शेप मिला, और वही शेप को हम लोग क्या बुलाते हैं? क्रिस्टलाइन शेप बुलाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब रिकनेक्ट करके हम स्टार्ट करेंगे वापस से। रिकॉर्डिंग चालू हो गया क्या? देख तो। हाँ हाँ भैया। भैया। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ई फ्लोरोसेंट सब्सटेंस, वाटर ई फ्लोरोसेंट सब्सटेंस। तो चलो देखो, सबसे पहला चीज ये बताए कि अगर हाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ जाता है तो इसका मतलब उसको एक क्या देता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, ये हो गया। तो ई फ्लोरोसेंट सब्सटेंस जनरली क्या होता है? क्रिस्टलाइन होता है। वो किस शेप का होता है? क्रिस्टल शेप का होता है। ठीक है, तो भैया क्रिस्टलाइन, और दूसरा चीज आप क्या बताए? हाइड्रेटेड बताए। क्या बताए? हाइड्रेटेड। और हाँ, ये कैसा क्या होता है? सॉल्ट्स होता है। तो ये हो गया। क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होता है, ध्यान से सुन, जब हम इसको खुले में छोड़ देंगे। क्या हो बोले? जब खुले में छोड़ देंगे, विच ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर, ये मॉइस्चर लूज करता है। ये मॉइस्चर को क्या करेगा? लूज करेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो, लूजेज मॉइस्चर। अब तुम लोग बताओ, पानी ही इसको क्या दे रहा था? शेप दे रहा था। पानी इसको क्या कर रहा था? शेप दे रहा था। तो अगर ये मॉइस्चर लूज कर जाएगा तो बताओ ये वापिस से किस स्टेट में चेंज हो जाएगा? पाउडरी शेप। एमरफस में चेंज हो जाएगा। वापस में किस में चेंज हो जाएगा? एमरफस स्टेट, दैट इज पाउडरी स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो सीधा सा डेफिनेशन अब मेरे साथ तुम लोग अपने मन में बोलो कि क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट विच ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर, वो मॉइस्चर क्या किया? लूज किया भैया, एंड देन चेंजेस इनटू एमरफस स्टेट। खत्म हो गया इसका डेफिनेशन। तो ये एरो इसलिए बताए कि यहाँ पे पहला चीज भैया क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड था भैया, पानी इसको शेप दे रहा था, पानी का मॉलिक्यूल निकल गया, तो ये किस स्टेट में चेंज हो गया? एमरफस स्टेट। तो यहाँ पे ये मॉइस्चर लूज करता है। ये मॉइस्चर क्या करता है? लूज करता है।
ऐसा सब्सटेंस को इफ्लोरोसेंट सब्सटेंस कहते हैं एंड द फेनोमेनन इज नोन एज इफ्लोरोसेंस। इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? इफ्लोरोसेंस। खत्म हो गया ये एक चीज भैया। अब आता है डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस के बारे में। तो डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस में अब हम देखो क्या लिखते हैं। सबसे पहला चीज ये क्या होता है, तुमको हम बता देते हैं, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है। ये कैसा सॉल्ट है? वाटर सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, ये कैसा सॉल्ट हो गया? वाटर सॉल्युबल सॉल्ट। यहाँ पे लिखता है ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है विच ऑन क्या लिखता है? विच ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर। वहां पे देखो, वहां पे मॉइस्चर क्या किया था भैया? वो लूज किया था। यहाँ मॉइस्चर को क्या कर रहा है? वो एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ मॉइस्चर को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, from the atmosphere dissolve in the absorbed moisture and changes into liquid state। अब ये किस स्टेट में चेंज हो जाएगा? ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो तुम लोग सीधा सीधा चीजें कि भैया वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है, जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता, पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, ये गीला हो जाएगा। गीला होके किस स्टेट में बदल जाता है? लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, या सैचुरेटेड बुला सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। इसी फेनोमेनन को बुलाते हैं डेलिक्वेसेंस, और ऐसे सब्सटेंस को क्या बुलाते हैं? डेलिक्वेसेंट बुलाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस तुमको दिख रहा होगा। पहला ये पॉइंट बना लेना, हम येलो कलर से बता देते। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। तो भैया वो कैसा सब्सटेंस होता है? वो क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड होता है। ये कैसा होता है? डेलिक्वेसेंट, वाटर सॉल्युबल होता है। भैया वहां मॉइस्चर लूज करता है, यहाँ मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। भैया वहां पे चेंज होता है अमरफस स्टेट में, यहाँ पे चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में। तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे टेबल दिया हुआ है जो तुम लोग को याद करना है। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग को ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, नेम ए इफ्लोरोसेंट सब्सटेंस दैट हैज डेकाहाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल। तो डेकाहाइड्रेट किसके पास है? बताओ जल्दी से। वॉशिंग सोडा हो जाएगा इसका, या ग्लोबर सॉल्ट हो जाएगा, दोनों में से दोनों आंसर चलेगा। ठीक है, उसी तरह तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस का नाम देखो, कैल्शियम क्लोराइड, इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका बहुत जगह यूज आएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका बहुत जगह यूज आएगा। तुमको और एक चीज बता देते, KOH और NOH जो होता है वो क्या चीज को एब्जॉर्ब करता है? बता सकता है कोई मेरे को? एब्जॉर्ब CO2। ये चीज ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड का तुम लोग ध्यान रखना, लाइम वाटर का टेस्ट होता है वो मिल्की, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में लाइम वाटर क्या चीज में चेंज हो जाता है? मिल्की में। लेकिन तुमको ये बात बता देते, KOH और NOH क्या चीज को एब्जॉर्ब करता है? CO2 को एब्जॉर्ब करता है। और ये सारा का सारा कैसा सब्सटेंस है? डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस है। चलो ये चीज ध्यान रखना। तो ये बात हम बताएं। अब यहाँ दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट आता है, इससे एक गिव रीजनिंग का क्वेश्चन, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, वो ध्यान से सुनना। तो पहला चीज यहाँ पे ये है, हम एक बॉटल ले लेते हैं, ठीक है, या एक कंटेनर ले लेते हैं। हमको बस इतना सा तुम लोग बता दो, अगर हम इसको पूरा का पूरा पानी से भर देते हैं, पूरा का पूरा क्या चीज से भर देते हैं? पानी से भर देते हैं। ठीक है, हम इसको क्या चीज से भर दिए? पानी से भर दिए। अगर हम पूरा का पूरा इसको पानी से भर दिए, तो क्या बताओ इसमें और पानी एंटर कर सकेगा? नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज हुआ कि मॉइस्चर लूज कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका कारण क्या है? चलो वो बात सुनो भैया। जैसे आप बताए, इफ्लोरोसेंट सब्सटेंस जो होता है वो मॉइस्चर को क्या किया? वो मॉइस्चर को लूज किया, वो पानी बाहर निकाला। तो तुम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स लेके आ रहे हैं। क्या फिजिक्स है इसके पीछे? भैया एयर का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा हाई प्रेशर टू कहाँ होता है? लो प्रेशर। तो भैया इसका मतलब अंदर का प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, और बाहर का प्रेशर क्या होगा? कम। तो बाहर में एयर है और अंदर में क्या है? वेपर है। अंदर में क्या है? वेपर। तो वेपर जो प्रेशर लगाता है उसको क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर बुलाते हैं। एयर जो प्रेशर लगाता है उसको क्या बुलाते हैं? एयर प्रेशर बुलाते हैं। तो तुम देखो, एयर का जो मूवमेंट हुआ है या किसी चीज मॉइस्चर का जो मूवमेंट हुआ है, वो कहाँ से कहाँ हो रहा है? हाई टू लो की तरफ हो रहा है। वो कहाँ से कहाँ होता है? हाई टू लो। और इधर में बताया इफ्लोरेसेंस में कहाँ से कहाँ जाता है? अंदर से बाहर, क्योंकि बोला वहां पे कि इट लूजेस मॉइस्चर। ये मॉइस्चर को क्या करता है? लूज करता है। ये कैसा सब्सटेंस है भैया? ये हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉल्ट है। ये कैसा सॉल्ट है आपका? हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉल्ट है। तो ध्यान दे सब बच्चा, आप क्या कर रहे हैं। तो इफ्लोरेसेंस अकर्स, ध्यान से सुनते जाना सब बच्चा। यहाँ पे लिखता है इफ्लोरेसेंस अकर्स when the vapor pressure of the hydrated crystals exceeds the vapor pressure of the atmospheric humidity। क्या बोला? सुन, जब भैया अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, दैट इज अंदर का प्रेशर हाई हो जाता है, किससे? बाहर के प्रेशर से। इसका मतलब भैया बाहर का प्रेशर लो है। तो अब बताओ ये कहां से कहां मूव करेगा? बाहर से अंदर से बाहर। ये कहां से कहां मूव करेगा? अंदर से बाहर। तो ये चीज मेरे को बताओ, हमको इतना सा बताओ, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा, जैसे अभी तुम लोग देखो इतना गर्मी है, गर्मी हो रहा है तो पानी निकलेगा एयर में, ऑलरेडी बाहर में क्या रहेगा? पानी रहेगा। तो अगर बाहर में पानी रहता, सुनना ध्यान से, अगर बाहर में वाटर मॉलिक्यूल रहता, तो बताओ क्या अंदर से पानी बाहर जा पाता?
नहीं भैया, नहीं जा पाता। एकदम नहीं। सिंपल सा चीज है भैया, अगर बाहर पानी ज्यादा है तो अंदर से पानी बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इफ्लोरेसेंस रुक जाएगा। तो इसका मतलब ह्यूमिड कंडीशन में इफ्लोरेसेंस का रेट घट जाएगा। ह्यूमिडिटी का मतलब ये हुआ कि बाहर में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होने के कारण, देखो वाटर मॉलिक्यूल इज मॉइस्चर, वाटर मॉलिक्यूल इज मॉइस्चर, बाहर में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, इस कारण से वो अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगा। सीधा सा चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे ह्यूमिड कंडीशन में इफ्लोरेसेंस का रेट घट जाएगा। इसलिए घट गया क्योंकि भैया बाहर में ह्यूमिडिटी क्या है, मॉइस्चर जो है वो क्या है, ज्यादा है, वहां पे मूवमेंट नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे दूसरा चीज ये है, मूवमेंट इसलिए हो रहा था, अगर हम ह्यूमिडिटी को हटा देते हैं, हम ह्यूमिडिटी को हटा देते हैं तो इसीलिए मूव कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे सीधा सा चीज था कि भैया बाहर का प्रेशर क्या है, लो है, ठीक है, और अंदर का प्रेशर क्या है, हाई। बोला कि अंदर का प्रेशर एक्सीड कर जाता है, एक्सीड मतलब ज्यादा हो जाता है। तो स्टेटमेंट पढ़ो, इफ्लोरेसेंस अकर्स व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स, ठीक है, हाइड्रेटेड क्रिस्टल के अंदर का वेपर प्रेशर, ठीक है, हाइड्रेटेड क्रिस्टल का क्या बताए, अंदर का वेपर प्रेशर, एक मिनट, वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो हेंस इफ्लोरेसेंस इज मिनिमम ड्यूरिंग ह्यूमिड कंडीशन, तो यही बताए। ये गिव रीजन में क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ व्हाई इफ्लोरेसेंस इज मिनिमम ड्यूरिंग ह्यूमिड कंडीशन, तो तुमको बताना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर इज प्रेजेंट आउटसाइड, ठीक है, तो वहां पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एयर का मूवमेंट क्या हो जाएगा, या जो भी मॉइस्चर का मूवमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ह्यूमिड कंडीशन में तुम्हारा नो मूवमेंट अकर्स। दूसरा चीज है डेलिक्वेशंस का बात करते हैं। अब डेलिक्वेशंस कब ज्यादा होता है या कब कम होता है, तो ड्राई कंडीशन बोला, ड्राई मतलब सूखा, ठीक है। अब तुम लोग एक चीज बता, डेलिक्वेशंस में क्या बताया, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है कि रिलीज करता है, पहले ये बताओ। एब्जॉर्ब, तो हम एरो एब्जॉर्ब अंदर की करता है। तरफ दिखा रहे, इसका मतलब भैया यहाँ पे प्रेशर बाहर का हाई होगा और अंदर का क्या होगा, लो होगा, अंदर का क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये चीज को ध्यान रखना तुम लोग, बाहर का प्रेशर हाई, अंदर का प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। अब तुम लोग देख यहाँ पे क्या हुआ, डेलिकेशंस अकर्स व्हेन द वेपर प्रेशर, तो यहाँ पे देख तुम लोग बताओ, वेपर प्रेशर, बाहर का प्रेशर क्या बताए, हाई बताए, और अंदर का प्रेशर क्या है, लो। तो बताओ क्या लिखेगा, अंदर का प्रेशर क्या होना चाहिए, लो। लो होना चाहिए। तो देखो लिखेगा ये चीज, लिखता है डेलिक्वेशंस अकर्स व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस टेंशन ऑफ द क्रिस्टलाइन क्रिस्टल इज वेरी लो, ठीक है। अंदर का प्रेशर, इतना जो बकवास कर रहा है तुम लोग उस पर ध्यान मत दो, बस तुम लोग ये चीज देखो कि भैया वेपर प्रेशर दैट इज अंदर का प्रेशर वो क्या है, लो है, एज कंपेयर टू, बताओ कहाँ का प्रेशर, बाहर का प्रेशर, एज कंपेयर टू कहाँ का प्रेशर, बाहर। और बाहर हम बार बार बता रहे हो एटमॉस्फेयर लगा रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अंदर वेपर लगा रहा है तो वेपर प्रेशर हो गया। तो यही चीज बता रहा है, तब जाके वहां पे क्या होता है, पानी अंदर की तरफ जाता है, मॉइस्चर कहाँ जाता है, अंदर की तरफ। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर ड्राई है, ड्राई कंडीशन, ड्राई मतलब सूखा, जब सूखा पड़ता है तो वहां पे पानी रहेगा, बताओ तुम लोग, पानी ही नहीं रहेगा, तो क्या मूवमेंट हो पाएगा, जब ड्राई हो जाएगा तो क्या नहीं भैया, मूवमेंट हो पाएगा, नहीं भैया, फिर नहीं है। ऑलरेडी पानी नहीं, हम कहाँ से पानी लाएंगे मूव कराने के लिए, तो वहां पे तुम्हारा ये रुक जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम तुम लोग को बता भी दिए, ये चीज तुम लोग यहीं पे टेबल में ही नोट कर लो। इफ्लोरेसेंस जो होता है यहाँ पे मिनिमम कब होता है, जल्दी बताओ, मिनिमम इन ह्यूमिड कंडीशन, ये ह्यूमिड कंडीशन में क्या होता है, मिनिमम। अच्छा, अगर ये ह्यूमिड कंडीशन में मिनिमम है तो मैक्सिमम कौन होगा, डेलिक्वेशंस। अब देखो बाहर में अगर मान लो पानी बहुत ज्यादा तो डेलिक्वेशंस क्या होगा, ज्यादा। तो इसी पे एक गिव रीजन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोग से, वो आएगा, वो तुम लोग हमारे बुक में भी और इस बुक में भी है। नमक जो है, नमक, ठीक है, कॉमन सॉल्ट, व्हाई डज कॉमन सॉल्ट इन रेनी सीजन बिकम्स स्टिकी, वो चिपा हो जाता है, क्यों होता है ऐसा बताओ। तो एक मार्क्स का क्वेश्चन है, हाँ, तो एक मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो सीधा, वेरी गुड, सही बता रहा है, एक मार्क्स का क्वेश्चन तो सीधा से यही बात है भैया, बिकॉज इट इज अ डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस, तो तुमको डेलिक्वेसेंट वर्ड यूज करना पड़ेगा वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन और प्रिसाइजली बताए तुम लोग को तो बता देते एक चीज, नमक, नमक नहीं होता है डेलिक्वेसेंट। डेलिक्वेसेंट पता है कौन होता है, उसमें इम्प्यूरिटीज रहता है, वो होता है तुम्हारा क्या, ये क्या बोलते हैं, डेलिक्वेसेंट। नमक नहीं, नमक कंटेन्स इम्प्यूरिटी, कौन सा इम्प्यूरिटी रहता है यहाँ पे, मैग्नीशियम क्लोराइड रहता है नमक में, कैल्शियम क्लोराइड रहता है नमक में। देख कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो कैसा सब्सटेंस है, डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस है। ये जो है वो नमक को क्या बनाता है, चिपचिपा बनाता है, क्योंकि भैया ये दोनों क्या करेगा, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये मॉइस्चर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये गिव रीजन का क्वेश्चन आएगा, ये चीज तुम लोग को ध्यान रखना है। तो आज जो भी टॉपिक, भैया हाँ बोलो।
वहाँ जो टेबल में है ना एग्जांपल्स ऑफ इफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस, हाँ उसमें जो मोनोहाइड्रेट है हाँ, उसमें भी तो वाटर है, तब वो एमॉर्फस क्यों होगा? देख यहाँ कौन से वाले का बोल रहा है? ये वाला, इफ्लोरेसेंट वाला। ये वाला ना। हाँ भैया। यहाँ पे तुम लोग देखो क्या हुआ है। सबसे पहला चीज हम ये बात बता देते, पानी का मॉलिक्यूल जो होता है वो, देखो यहाँ पे बोला मॉइस्चर लूज करता है, तो पार्शियली लूज करता है या कंप्लीटली लूज करता है। हमेशा ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा पानी निकल जाएगा, ठीक है। अगर हल्का सा भी पानी निकल रहा है, पार्शियली मतलब हाफ नहीं होता है, हल्का फुल्का, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा हम सोचे थे बताने का, लेकिन मेरे दिमाग से उतर गया। Na2CO3.10H2O था, ठीक है। तो यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल निकला है, ऐसा बात नहीं है नहीं निकला है। पानी का मॉलिक्यूल क्या हुआ है, निकला है, लेकिन वो पार्ट ऑफ निकला है। तो हमेशा ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कंप्लीटली पानी निकल जाएगा। तो वहां डेफिनेशन में लिखेगा चाहे तो पार्शियली या कंप्लीटली, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और कुछ कृष्णा? सर समझ गए भैया? हाँ नहीं, और कोई डाउट किसी को भी, कोई और डाउट? नहीं भैया। ओके, आज हम यहाँ का, आज का क्लास यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है।